बहुत समय पहले की बात है, जब एक बहुत ही खूबसूरत राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा शौर्य और छोटा बेटा राज। दोनों राजकुमार बहुत ही बहादुर और समझदार थे। उसी राज्य में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी और राजा पक्के मित्र थे। वह व्यापार के सिलसिले में दूर दूर के देशों में जाता रहता था। उसकी एक इकलौती बेटी थी, जिसका नाम क्यारा था। क्यारा दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी समझ बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी थी। वह हमेशा अपनी गुड़िया और खिलौनों के साथ खेला करती थी। क्यारा को बच्चों से बहुत प्यार था। जब भी वह राज्य में घूमने जाती और उसे कोई छोटा बच्चा दिखता, तो वह उसे गोद में उठा लेती। कभी कभी तो वह बच्चों को अपने महल में ले आती और उनके साथ खेलने लगती। उसकी माता हमेशा उस पर गुस्सा होती रहती। एक दिन कियारा की माता ने उससे कहा कि तुम राज्य के बच्चों को बिना बताए अपने घर में ले आती हो। उनके माता पिता परेशान हो जाते हैं। तुम्हें चाहिए क्या? कियारा ने बड़ी मासूमियत से कहा कि उसे एक छोटा सा बच्चा चाहिए। उसकी माता हैरान रह गई। उसने पूछा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कियारा ने कहा कि राज्य में एक औरत रहती है, जो हाल ही में एक छोटे बच्चे के साथ आई थी। उससे पूछने पर उसने बताया था कि वह वैद्य के पास गई थी और वहां से उसे बच्चा मिल गया। कियारा ने अपनी माता से कहा कि तुम भी वैद्य के पास जाना और एक बच्चा ले आना। उसकी माता ने गुस्से में कहा कि ऐसे वैद्य के पास जाकर बच्चे नहीं मिलते। उसने कहा कि वह कियारा की शादी करवा देगी, फिर वह जितने चाहे बच्चे पैदा कर सकती है। कियारा पढ़ाई में बहुत कमजोर थी। उसे बड़ी मुश्किल से गुरुकुल में पढ़ाया गया था। 16 साल की उम्र में उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। उसके कमरे में बहुत सारी गुड़ियां और खिलौने रखे रहते थे। उसके पिता जब भी दूर देश से लौटते, तो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाते थे। लेकिन कियारा को सिर्फ छोटे बच्चे ही अच्छे लगते थे। वह अपने खिलौने भी राज्य के गरीब बच्चों को दे देती थी। राज्य में किसी के घर भी नया बच्चा पैदा होता, तो वह दौड़ी दौड़ी जाती और उस नन्हे बच्चे को देखती रहती। उन्हीं दिनों राज के ससुराल वालों ने कहा कि वे शादी के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। शादी सिर्फ राज की ही होनी थी। लेकिन जब शौर्य के पिता को पता चला कि कियारा के पिता परदेश से आए हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए अक्सर उनके महल जाते थे। इस बार उन्होंने कियारा के पिता को कुछ परेशान देखा तो पूछा। कियारा के पिता ने कहा कि अब वह बूढ़े हो रहे हैं, अकेले रहना मुश्किल हो रहा है। वह अपनी पत्नी को साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन कियारा की चिंता है, वह उसे साथ नहीं ले जा सकते। यह सुनकर शौर्य के पिता ने कहा कि कियारा की शादी शौर्य से कर दो। कियारा के पिता ने कहा कि वह अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 16 साल की है, इकलौती भी है और उसमें बचपना बहुत ज्यादा है। उन्हें नहीं लगता कि वह शादी की जिम्मेदारियां निभा पाएगी। शौर्य के पिता ने आश्वासन दिया कि वे कियारा का पूरा ख्याल रखेंगे। उसे माता पिता की कमी महसूस नहीं होगी। शादी इसलिए करना चाहते हैं ताकि राज्य के लोगों की जुबान बंद हो सके और कोई कियारा की तरफ उंगली न उठा सके। उस समय शौर्य की उम्र 26 साल थी। उसे भी शादी की इच्छा थी। जब उसके पिता ने उसे कियारा की तस्वीर दिखाई, तो वह दिखने में 16 साल की नहीं लग रही थी। वह किसी उत्सव में खींची गई तस्वीर थी, जिसमें उसके बाल खुले हुए थे। उसने एक सुंदर लहंगा पहन रखा था और हल्का सा श्रृंगार भी किया हुआ था। वह अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। शौर्य उसे देखकर मोहित हो गया। उसने कहा कि उसे कोई समस्या नहीं है। शौर्य को पता था कि कियारा के माता पिता परदेश जाने वाले हैं, इसलिए शादी जल्दी होनी थी। राज के साथ उसकी भी शादी की तारीख उसी दिन तय हो गई। शौर्य की बहुत इच्छा थी कि एक बार उसकी मुलाकात कियारा से हो जाए, लेकिन यह संभव नहीं था। एक बार उसने अपनी माता से कहा भी कि वह लड़की को सामने से देखना चाहता है और कुछ बातें करना चाहता है, लेकिन उसकी माता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहली मुलाकात शादी पर ही होगी, बीच में बस एक महीना ही तो है। बुरा लगेगा अगर हम कहेंगे कि हमारा बेटा अपनी होने वाली पत्नी से मिलना चाहता है। शौर्य को शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी होने वाली पत्नी इतनी नासमझ और लापरवाह होगी। शादी का दिन आया। राज्य में बहुत धूमधाम से दोनों भाइयों की शादी की तैयारियां हुई। मंदिर में पूजा पाठ हुआ, फूलों से सब सजाया गया, शहनाई बजी, ढोल नगाड़े बजे। शादी पर पहले तो कियारा विदाई के समय बहुत रोई। फिर शादी की रात जब शौर्य कमरे में आया, तो उसके दिल में बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही थीं। लेकिन उसकी नई पत्नी बेचैनी से कमरे में इधर उधर देख रही थी। उसे लगा था कि कियारा बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही होगी। जैसे ही शौर्य कमरे में आया, उसे बेचैनी से कमरे में घूमते देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। कभी वह बिस्तर के नीचे कुछ ढूंढ रही थी,
तो कभी संदूक खोलकर कुछ देख रही थी। शौर्य ने दरवाजा बंद किया और उससे पूछा कि वह क्या ढूंढ रही है। वह कहने लगी कि उसकी गुड़िया। उसकी माता ने कहा था कि उसकी गुड़िया उसके ससुराल में उसके कमरे में होगी, लेकिन यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ है वह? यह सुनकर शौर्य ने उसे हैरानी से देखा। वह लड़की इतनी बेचैन थी कि अगर उसे उसकी गुड़िया नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। शौर्य ने कहा कि आज की रात उसे गुड़िया का क्या करना है। वह अपना सिर खुजलाते हुए कहने लगी कि उसे नींद नहीं आती, वह गुड़िया के बिना नहीं सोती और उसे यह भारी कपड़े भी उतारने हैं। ये बहुत चुभ रहे हैं। शौर्य ने कहा कि अभी तो उसने उसे देखा भी नहीं, उससे बातें भी नहीं की। वह कहने लगी कि कौन सी बातें करनी है, उसे नींद आ रही है। जब नींद आती है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे अभी बहुत जोर से नींद आ रही है, उसे सोना है। उसे उसकी गुड़िया दे दो। उसकी आंखों से भी लग रहा था कि उसे नींद आ रही है। शौर्य को उसकी हरकतें कुछ अजीब लगी। शादी के बाद लड़कियां कुछ शर्माती हैं, झिझकती हैं, घबराती हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। न तो शादी की रात के हिसाब से उसके चेहरे पर कोई शर्म थी और न ही कोई झिझक। शौर्य तुरंत अपने कमरे से बाहर आया। उसके माता पिता अभी बैठक में ही बैठे थे। जब वह अपनी माता से कहने लगा कि यह कैसी लड़की है, शौर्य की माता ने पूछा कि क्यों, क्या हो गया। वह कहने लगा कि अजीब बातें कर रही है, सोना है, गुड़िया चाहिए, गुड़िया के बिना सोएगी नहीं। उसे तो यह कुछ अजीब सी लग रही है। शौर्य की बात सुनकर उसकी माता हंसने लगी। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वह अपने माता पिता की बहुत लाडली है। कोई छोटा भाई बहन भी नहीं है, इसलिए खिलौनों से खेलने की आदत है। धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएगी। उसे थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वह उतनी उम्र की भी नहीं है, उससे 10 साल छोटी है। यह सुनकर शौर्य के होश उड़ गए। वह कहने लगा कि क्या मतलब? वह बेचारा तो अनजाने में ही मुश्किल में पड़ गया था। उसने पूछा कि क्या मतलब है कि यह 15 या 16 साल की लड़की है। उसकी माता ने कहा कि हाँ बेटा, बस 6 महीने पहले ही इसने गुरुकुल की शिक्षा पूरी की है। वह कहने लगा कि दिखने में तो नहीं लग रही। उसकी माता ने कहा कि लेकिन इतनी ही है, बस बचपना बहुत ज्यादा है उसमें। वह छोटे बच्चों के साथ ही खेलती थी, इसलिए उसे थोड़ा समय दो। शौर्य वहीं सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। उसने आज की रात के बारे में क्या कुछ नहीं सोचा था और लड़की बिल्कुल नासमझ थी, हर बात से बेखबर। शौर्य की माता उसके पास बैठ गई और कहने लगी कि क्यों परेशान हो रहा है। वह कहने लगा कि उसे बताना तो चाहिए था। वह ऐसी लड़की के साथ कैसे गुजारा कर सकता है। उन्हें पता है कि उसे समझदार लड़कियां पसंद हैं और यह लड़की तो बिल्कुल लापरवाह लग रही है। खैर, वह वापस कमरे में आया तो कियारा अपना दुपट्टा उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह दुपट्टा उसकी चोली से जुड़ा हुआ था। उसके सिर पर कुछ बालों की कांटे भी लगे हुए थे। कियारा अपने बालों में लगे कांटे को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे हटाया जाए। उसने पहले कभी इतना भारी लहंगा नहीं पहना था। जब शौर्य ने उसे ऐसे करते देखा तो उसने कहा कि रुको, वह इसे हटा देगा। उसने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा दी। फिर वह शीशे के पास आया और कियारा का दुपट्टा हटाने लगा। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शौर्य का दिल मचल रहा था, लेकिन कियारा उसकी भावनाओं से पूरी तरह अनजान थी। शौर्य ने उसका दुपट्टा हटाया और एक तरफ रख दिया। फिर वह उसके गहने उतारने लगा। अब उसके लिए अपने दिल पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उसके गहने उतारने के बाद उसने कियारा की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। कियारा को एक झटका सा लगा और उसने तुरंत शौर्य को सीने पर हाथ रखकर पीछे धकेल दिया। शौर्य इस तरह की हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह कियारा को हैरानी से देखने लगा और पूछा कि यह क्या हरकत है। कियारा गुस्से से बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसी गंदी हरकत करने की। रुको, वह अभी तुम्हारी माता से तुम्हारी शिकायत करती है। इससे पहले कि वह कमरे से बाहर जा पाती, शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा कि यह बातें माता को नहीं बताते, यहाँ बैठो। वह उसे कुछ समझाएगा। शौर्य को लगा कि शायद कियारा पति पत्नी के रिश्ते की नाजुकता को नहीं समझती। उसने सोचा कि वह उसे थोड़ा समझाएगा तो वह समझ जाएगी, लेकिन कियारा ने सबसे पहले अपना हाथ शौर्य के हाथ से छुड़ाया और कहा कि उसे नींद आ रही है, उसे किसी की कोई बात नहीं सुननी, उसकी गुड़िया ला कर दो अभी। और इसी समय शौर्य का मन किया कि वह उस लड़की का सिर पकड़कर अपने सिर पर दे मारे। कियारा ने अपनी हरकतों से उसकी पूरी रात खराब कर दी थी। रात बहुत हो गई थी। शौर्य महल से बाहर गया और एक ऐसा व्यापारी खोजने लगा जो अभी भी जागा हो। एक दो दुकानें जो बंद होने वाली थीं, उनमें से एक पर जाकर उसने एक बड़ी सी गुड़िया खरीदी
और लाकर कियारा को दी। कियारा अपनी गुड़िया के साथ गले लगाकर सो गई और शौर्य उसे देखता रह गया। दूसरे दिन भी कियारा उस भारी लहंगे में बहुत परेशान थी और शौर्य का मन बहुत खराब था। एक तो उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे शौर्य की भावनाओं का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। महल आते ही उसने कहा कि जल्दी से उसका दुपट्टा और गहने उतारो, उसे बहुत घुटन हो रही है। शौर्य बस उसे देखता रह गया। आज तो वह पहले ही गुस्से में था, इसलिए उसने मना कर दिया। उसने कहा कि अपने काम खुद करो, उसे उसकी भावनाओं का कौन सा एहसास है। कल की पूरी रात वह अकेली ही सोई रही। पता नहीं उसने क्या क्या सोच रखा था। ऐसा भी नहीं होता, कोई लड़की इतनी भी नासमझ नहीं होती जितनी वह है। उसने गुस्से में यह बात कही। कियारा ने बड़ी मुश्किल से अपना दुपट्टा उतारा और फिर अपने गहने उतारने लगी और उन्हें वैसे ही शीशे पर फेंक दिया। शौर्य ने कहा कि उठाओ इन्हें और ठीक से संदूक के अंदर रखो और ताला लगाओ। कियारा ने कहा कि वह उसकी शिकायत करेगी, देख लेना। यह कहते हुए वह रोने लगी। माता ने कहा था कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा होगा, तुम्हें डांटेगा नहीं, तुम वहां बहुत खुश रहोगी। तुमने तो मुझे दूसरे ही दिन डांटना शुरू कर दिया। शौर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गहरी सांस ली और उसके पास चला गया। वह भी क्या करता, अपनी भावनाओं के हाथों मजबूर था। फिर उसने उसके आंसू पोंछे और कहा कि अच्छा नहीं डांटेगा। फिर शौर्य ने खुद ही उसके गहने संदूक में डालकर ताला लगा दिया। तब तक कियारा ने अपने संदूक से आरामदायक कपड़े निकाले और कमरे में चली गई। ढीली ढाली कुर्ती और ढीली ढाली सलवार पहनकर उसे कुछ सुकून मिला। हाथ मुंह धोने के बाद वह कमरे से बाहर आई, 2 चोटियां बनाई और अपनी गुड़िया पकड़कर बिस्तर पर लेट गई। शौर्य की तो उसे देखकर नींद ही उड़ गई थी। पता नहीं वह इतनी आराम से कैसे सो जाती थी। वह कियारा के पास आया और कहने लगा कि थोड़ी देर बातें करें, लेकिन वह जम्हाई ले रही थी। उसने कहा कि नहीं, उसे नींद आ रही है, कल बातें कर लेंगे। माता उसे रात जल्दी सुला देती थी और अब तो बहुत रात हो गई है। वह नींद से बेहाल हो रही थी और उसकी नींद से भरी आंखें शौर्य का चैन चुरा रही थी। जब उसका बस नहीं चला तो बिस्तर ठीक करके वह भी लेट गया, लेकिन कियारा को इसकी परवाह तक नहीं थी। रात में जब वह गहरी नींद में सो गई तो शौर्य ने उसकी गुड़िया धीरे से हटाई। उसकी खूबसूरती को देखकर उसके दिल में बहुत कुछ हो रहा था। वह कब तक अपनी भावनाओं पर काबू रखता, इसीलिए वह उसके बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन किसी की बाहों में खुद को बंधा हुआ महसूस करके कियारा की आंख खुल गई। तब तक उसे अपने चेहरे पर शौर्य की गर्म सांसें महसूस होने लगी थी। उसने तुरंत शौर्य के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला और कहा कि पीछे हटो, यहाँ क्या कर रहे हो। वह कहने लगा कि उसे अपने करीब आने दो। रहा नहीं जा रहा। उसे इतना तो हक है कि वह उससे सुकून हासिल करे। उससे रहा नहीं जा रहा। उसकी भी मजबूरी समझो, वह विनती कर रहा था। जैसे ही उसने अपने होंठ कियारा के होंठों के पास लाए, वह बुरी तरह कांप गई। इससे पहले कि वह प्यार का पहला स्पर्श उसके होंठों पर करता, कियारा डर गई। उसने जल्दी से अपने होंठों पर हाथ रख लिए। शौर्य ने एक ठंडी सांस भरी और कहा कि हाथ हटाओ, पति को इतना भी परेशान नहीं करते, हाथ हटाओ। लेकिन वह अपने होंठों पर मजबूती से हाथ रखे न में सिर हिलाने लगी। शौर्य ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से हटाए। इससे पहले कि वह उसके होंठों को छू पाता, कियारा आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। यह सुनकर शौर्य तुरंत पीछे हट गया। वह कहने लगी कि उसे कोई बचाओ। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शौर्य का तो मन किया कि वह इस लड़की के साथ क्या करे। वह सबको क्या जवाब देगा कि कियारा इस तरह क्यों चिल्ला रही है। वह भी रात के इस समय शौर्य की माता थी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, दरवाजा खोलो। कियारा ने झट से शौर्य को खुद से पीछे किया, जल्दी से खड़ी हुई और दरवाजा खोल दिया। तब तक शौर्य भी उछलकर बिस्तर से नीचे उतरकर खड़ा हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले। तभी कियारा ने कमरे में दिया जला दिया और रोते हुए शौर्य की माता के गले लग गई। उसने कहा कि यह जो उसका पति है ना, यह बहुत गंदी हरकतें करता है। यह सुनकर शौर्य की माता नजरें चुरा कर रह गईं और शौर्य इतना शर्मिंदा था कि उसका मन किया कि वह कहीं चला जाए। उसकी माता ने कहा कि बेटा क्या हुआ। कियारा कहने लगी कि यह उसके साथ। इससे पहले कि वह अपनी सारी बात कह पाती, शौर्य तुरंत अपनी माता के पास आया और कहा कि कुछ नहीं हुआ माता, ऐसा करो, आप इसे अपने कमरे में सुला दो, इसे थोड़ी समझ दो। उसे पता होता कि आप लोग उसके साथ यह सब करने वाले हो तो वह सच में शादी से मना कर देता।
बहुत नासमझ है ये लड़की। यह कहकर वह अपना बिस्तर उठाकर बाहर चला गया और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। वह अपना दिल जला रहा था। दूसरी तरफ कियारा रोए जा रही थी। शौर्य की माता ने उसे चुप करवाया। वह उसे क्या समझाती? वह कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। उन्होंने बहुत कहा कि वह तुम्हारा पति है, अगर वह तुम्हारे पास आता है तो कोई बात नहीं। लेकिन कियारा कहने लगी कि नहीं, वह बहुत गंदा है। आपको नहीं पता उसने उसके साथ क्या किया है। अपने बेटे के बारे में इस तरह की बातें सुनने के मन में वह बिल्कुल नहीं थी। हर रिश्ते का एक मान होता है। उन्होंने कहा कि अच्छा, ठीक है, तुम चुप तो हो जाओ, रो क्यों रही हो? वह बोली कि उसने उसकी गुड़िया भी पीछे फेंक दी। फिर उसने अपनी गुड़िया को उठाया और गले लगा लिया। कियारा ने पूछा कि क्या वह सो जाए? उसकी सास बोली कि हाँ, लेट जाओ। कियारा ने पूछा कि आपका बेटा तो नहीं आएगा ना कमरे में? उसे तो उससे डर लगता है। उन्होंने कहा कि नहीं आएगा, वह उसे मना कर देंगी, तुम सो जाओ। यह सुनकर कियारा को कुछ राहत मिली और वह दोबारा बिस्तर पर जाकर सो गई। शौर्य की माता भी अपने कमरे में चली गई। सुबह भोजन के समय जब शौर्य दूसरे कमरे से बाहर आया तो शरीना और राज दोनों उसे देख रहे थे। राज ने उसे छेड़ा कि क्या बात है भाई, यह अलग कमरे का क्या मामला है? शौर्य पहले ही गुस्से में था। उसने कहा कि जब किस्मत खराब होती है ना, तो दूसरे कमरों में ही सोना पड़ता है। ये कहते हुए वह भोजन के लिए बैठ गया। शौर्य की माता ने भोजन परोस दिया था। वह बोली कि शौर्य चुपचाप भोजन करो। वह चुपचाप बैठ गया, लेकिन अपनी माता को शिकायत भरी नजरों से देख रहा था। कुछ देर में कियारा भी कमरे से बाहर आ गई। वह शौर्य की माता के पास बैठ गई। शरीना ने कहा कि अरे, यहाँ क्यों बैठी हो? अपने पति के पास बैठो और उन्हें भोजन दो। बेचारे अकेले ही खुद भोजन कर रहे हैं। शरीना खुद भी भोजन कर रही थी और राज को भी परोस रही थी। कियारा ने कहा कि उसे नहीं बैठना इसके पास, ये बहुत गंदा है। शौर्य का तो निवाला गले में अटक गया। कहीं वह रात वाली कोई बात सबके सामने न कह दे। तभी शौर्य के पिता भी भोजन के लिए आकर बैठ गए। शौर्य की माता ने कियारा के कान में कहा कि बेटा चुपचाप भोजन करो। ऐसी बातें किसी से नहीं कहते और सबके सामने तो बिल्कुल नहीं कहते। खबरदार जो तुमने किसी से कुछ भी कहा। कियारा के माथे पर बल पड़ गए। उसने चुपचाप अपने थाली में सब्जी और रोटी रखी और खाने लगी। भोजन करने के बाद कियारा महल के बगीचे में आ गई। रंग बिरंगे फूल देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह जल्दी से गुलाब, चमेली और गेंदे के फूल तोड़कर अपने दुपट्टे में भरने लगी। शौर्य बाहर आया और पूछा कि यह क्या कर रही हो? कियारा ने कहा कि इनका गुलदस्ता बनाएगी, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके साफ सुथरे चेहरे पर मासूमियत देखकर शौर्य फिर से अपना गुस्सा भूल गया। उसने कहा कि लाओ, एक गुलाब तुम्हारे बालों में लगा दूं। लेकिन वह पीछे हट गई। उसने कहा कि नहीं, तुम बहुत गंदे हो, वह तुम्हें अपने पास भी नहीं आने देगी। शौर्य ने कहा कि अच्छा, कब तक उसे अपने पास नहीं आने दोगी? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारे पास जरूर ही आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा उस दिन तुम्हारा क्या होगा? यह कहकर वह अपने मित्रों के पास चला गया। कियारा ने सारे फूल इकट्ठे किए और अपने कमरे में रखे मटके में डाल दिए। शाम को जब शौर्य अपने मित्रों से मिलकर वापस आया तो देखा कि कियारा कमर पर दुपट्टा बांधे राज्य के बच्चों के साथ खेल रही थी। हालांकि वहां बड़े महल बने हुए थे, लेकिन अक्सर शाम को लड़के लड़कियां बाहर आ जाते थे। कोई कोई खेल खेलता और वह बच्चों के साथ बच्ची बनी खेल रही थी। कियारा को इस हालत में देखकर शौर्य को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसके मित्र उसके साथ आए थे। वह इन्हीं सब बातों में उलझा हुआ था। उसका मित्र बोला कि यह कौन बेअदब है, लेकिन जैसे ही शौर्य की नजर सामने पड़ी, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके मित्र तो उसकी पत्नी से मिलने के लिए आ रहे थे और उसकी पत्नी राज्य में बच्चों के साथ खेल रही थी। शौर्य का मित्र कहने लगा कि बड़ी अजीब लड़की है, इतनी बड़ी होकर बच्चों के साथ खेल रही है। शौर्य तो शर्म के मारे नजरें ही नहीं उठा पा रहा था। फिर वह घोर कहने लगा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। उसके मित्र बोले कि ऐसे कैसे जाएं? तुम तो कह रहे थे कि अपनी पत्नी के हाथ का भोजन खिलाओगे, हम भाभी के हाथ का खाए बिना थोड़े ही जाएंगे। वह कहने लगा कि अभी जाओ यहाँ से, फिर कभी खिला देगा। शायद वह अपने मायके गई है। शौर्य ने बहाना बनाया। शादी भी इतनी जल्दी में हुई थी कि वह अपने मित्रों को ठीक से बुला भी नहीं पाया था, और जिस हाल में उसके मित्रों ने उसकी पत्नी को देखा, वह शर्मिंदा होकर रह गया था। इससे पहले कि उसके मित्र वापस जाते, कियारा ने उसे देख लिया। वह कहने लगी कि शौर्य, फिर एक बच्चे से बोली कि ठहरो, अभी वह अपने पति को बताती है कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। वह खेल में हारी भी नहीं और तुमने उसे हारा हुआ कहना शुरू कर दिया। चलो आओ उसके साथ। वह एक 10 साल के बच्चे का हाथ पकड़े शौर्य के पास गई और कहने लगी कि देखो,
शौर्य यह इतना धोखेबाज है कि वह हारी भी नहीं और कहने लगा कि वह हार गई है। शौर्य का मित्र जो जाने के लिए घोड़ा पीछे कर रहा था, उसने घोड़ा रोका, फिर घोड़े से उतरकर शौर्य के पास आ गया। शौर्य कियारा से कहने लगा कि तुम अंदर जाओ। वह कहने लगी कि ऐसे कैसे अंदर जाएं? वह पहले अपना खेल पूरा खेलेगी। शौर्य ने कहा कि कियारा अंदर जाओ। तभी उसका मित्र उसके पास आ चुका था। उसने पूछा कि यह लड़की कौन है? कियारा ने कहा कि वह तो इसकी पत्नी है, यह उसका पति है। यह सुनकर उसने हैरानी से उसे सिर से लेकर पैर तक देखा और कहने लगा कि शौर्य, यह तुम्हारी पत्नी है। तुम तो कह रहे थे बहुत समझदार है। ये लड़की तो पहली ही मुलाकात में शौर्य का भंडा फोड़ चुकी थी। शौर्य तो जैसे नजरें ही नहीं उठा पा रहा था। उसने तो कियारा की बहुत तारीफें की थी ताकि उसकी कुछ इज्जत बची रहे, क्योंकि सब मित्रों में वह सबसे ज्यादा बातें करता था। कहता था कि उसे कोई भी साधारण लड़की पसंद नहीं आती, वह तो एक बहुत ही समझदार सुलझी हुई लड़की से शादी करेगा। लेकिन कियारा तो बिल्कुल उसके उलट थी। उसका मित्र अपने कंधे उचकाता हुआ वापस चला गया। शौर्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने महल के अंदर ले गया। घर वाले बिल्कुल बेखबर थे कि वह बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। जैसे ही वे अंदर आए, बैठक में शरीना साफ सुथरे कपड़े पहने, श्रृंगार किए, अपनी सास के साथ बैठी थी। राज शायद किसी से मिलने गया था। शरीना को सलीके से बैठा देख शौर्य ने अपनी माता के पास जाकर कियारा का हाथ छोड़ा और पूछा कि यह बाहर क्या कर रही थी, किससे पूछ कर गई थी? माता, क्या आपने इसे बाहर जाने की अनुमति दी थी? वह बहुत गुस्से से पूछ रहा था। शौर्य की माता तो उसका हुलिया देखकर हैरान थी। जगह जगह उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, पसीने से चेहरा भीग चुका था और हाथों पर भी मिट्टी लगी हुई थी। शौर्य की माता ने पूछा कि बेटा कहाँ से आ रही हो? जवाब में शौर्य ने कहा कि राज्य के बच्चों के साथ खेल रही थी। उसने आगे कहा कि आपको पता है वह अपने मित्र के साथ आया था, उसे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। माता, आप सोच भी नहीं सकती, अगर इसकी यही हरकतें रहीं तो वह इसके साथ जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। इतना कहकर वह कमरे में चला गया। कियारा ने कहा कि उसे भी इसके साथ नहीं रहना, आप उसे उसके माता पिता के पास भेज दो। जब देखो डांटते ही रहते हैं। ये मत करो, वह मत करो, यहाँ मत बैठो, वहां मत बैठो, उसे नहीं रहना इसके साथ। शौर्य की माता ने कहा कि इधर आओ, उनके पास आकर बैठो। वह कहने लगी कि देखो बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है। कियारा ने कहा कि तो क्या हो गया है, शादी ही तो हुई है। उसकी सास ने कहा कि शादी के बाद लड़कियां ऐसे राज्य के बच्चों के साथ नहीं खेलती, तुम अब बड़ी हो गई हो। कियारा ने कहा कि हाँ, तो वह तो अपने घर में भी बच्चों के साथ खेलती थी, खेलना कोई गलत काम थोड़ी है। शौर्य की माता ने समझाने के बाद भी कियारा पर कोई खास असर नहीं हुआ। समय यूं ही गुजरता रहा। शौर्य ने कियारा के साथ अपनी दूरियां खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वह उसके करीब जाने की कोशिश करता, कियारा रोने लगती या चीखने लगती। परेशान होकर वह पीछे हट जाता था। लेकिन जब शरीना गर्भवती हुई तो शौर्य को लगा कि अगर कियारा ने उसका साथ दिया होता तो यकीनन वह भी पिता बनने की खुशी महसूस कर सकता था। राज ने पूरे राज्य में मिठाई बंटवाई थी। वह बहुत खुश था और शरीना का बहुत ख्याल रख रहा था, और शरीना भी बहुत खुश थी। शौर्य ने खुद को व्यस्त कर लिया था। अब वह कियारा को कुछ नहीं कहता, महल आता, भोजन करता और अपने काम में लग जाता। लेकिन जब शरीना को बेटा हुआ तो कियारा की खुशी देखने लायक थी। उसे तो लगा जैसे भगवान ने उसे एक खिलौना दे दिया है। अब तो वह उसी के साथ खेलेगी और बातें करेगी। लेकिन जैसे ही शरीना महल आई और कियारा ने उसके बेटे को गोद में लिया तो उसने कहा कि रखो, ये उसका बच्चा है, इधर दो, तुम गिरा दोगी, तुम्हें अक्ल तो है नहीं, हर चीज को अपनी गुड़िया और खिलौना समझ लेती हो। खबरदार जो उसके बेटे को हाथ भी लगाया। शरीना ने उसे बहुत बुरे तरीके से डांटा था, इसलिए वह रोते हुए शौर्य के पास आई थी। वह अपने काम में लगा हुआ था। कियारा ने कहा कि उसे बच्चा चाहिए। यह सुनकर शौर्य का 1 साल का धैर्य टूट गया। आज तो खुद कियारा ने बच्चे की इच्छा जताई थी। उसे इस बात का अंदाजा 1 साल में हो चुका था कि कियारा को बच्चे की कितनी चाहत थी, क्योंकि जहां भी वह बच्चा देखती उसे गोद में लेने के लिए लपकती थी। कई बार वह उसे राज्य के बाजार में लेकर जाता और अगर उसे वहां छोटे बच्चे दिख जाते तो वह अपनी खरीदारी छोड़कर बच्चे की माता के पास चली जाती और कहती कि यह कितना प्यारा है, क्या वह इसे थोड़ी देर के लिए गोद में ले सकती है? शौर्य कहता कि तुम्हें बच्चों को देखकर क्या हो जाता है? कियारा कहती कि आपको नहीं पता, उसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। खैर, आज तो जैसे शौर्य ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी। उसने समझाया कि बच्चा पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है,
इतनी आसानी से बच्चे नहीं मिलते। क्या वह सह लेगी? शौर्य ने धीरे से उसके कान के पास आकर प्यार भरे अंदाज में पूछा। कियारा ने कहा कि हाँ, वह सब कुछ कर लेगी, बस उसे बच्चा चाहिए तो चाहिए। शौर्य ने कहा कि चिल्लाओगी तो नहीं। वह कहने लगी कि वह क्यों चिल्लाएगी। वह कहने लगी कि नहीं, वह खुश हो जाएगी, उसके पास अपने बच्चे होंगे। कियारा की आंखों में एक छोटे से मासूम का सपना था। शौर्य ने कहा कि देखो, दर्द होता है, बस थोड़ा सा दर्द, और फिर पक्का तुम्हें अपना बच्चा मिल जाएगा। शौर्य की बात पर वह खुश हो गई थी। उसने कहा कि ठीक है, वह आंखें बंद करके सह लेगी। जब कियारा को बच्चे के लिए इतना बेचैन देखा तो शौर्य ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि अच्छा, आओ उसके साथ, आज वह उसे बच्चा जरूर देगा। उस रात का तो उसे कब से इंतजार था। वह उसे संदूक के पास ले गया। उसने कियारा को एक नई रात की पोशाक निकाल कर दी और कहा कि जाओ, इसे पहन कर आओ। फिर उसके हाथ से गुड़िया लेकर एक तरफ रख दी। कियारा ने उस पोशाक को देखा और मासूमियत से पूछा कि क्या इसे पहनने से बच्चा मिल जाता है। शौर्य उसके बेतुके सवालों से परेशान हो चुका था। उसने कहा कि बच्चा चाहिए या नहीं। कियारा बोली कि हाँ। तो फिर वह करो जो वह कह रहा है, बिना कोई सवाल पूछे। वह कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो शौर्य उसे देखता ही रह गया। लग ही नहीं रहा था कि यह वही नासमझ लड़की है। वह उस पोशाक में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शौर्य की भावनाएं बहुत तेज हो उठी, मगर कियारा घबरा रही थी। उसने अपने हाथ से पोशाक का गला पकड़ा हुआ था। शौर्य उसके पास आया, फिर उसकी दोनों चोटियां खोल दी। उसके लंबे घने बाल देखकर उसका मन मचल उठा था। कियारा अभी भी अपने हाथ से गला पकड़े हुए थी। शौर्य ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाया, मगर कियारा की घबराहट देखकर वह कुछ डर गया था। कहीं वह फिर से मना न कर दे या रोना शुरू न कर दे। इसीलिए अगले ही पल उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। तड़पते दिल को जैसे सुकून मिल गया था। फिर वह कियारा में खोने लगा। बेकाबू होकर उसने उसके होठों को अपने काबू में ले लिया। मगर कियारा की तो जान पर बनी थी। उसके पेट में दर्द होने लगा था। वह एकदम से पीछे हटी। शौर्य को फिर से उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। कियारा बोली कि शौर्य, उसके पेट में दर्द हो रहा है। शरीना को भी ऐसे ही हुआ होगा, उसे भी वैद्य के पास ले चलो, बच्चा आने वाला है। शौर्य को गुस्सा आया। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठाया। उसने कहा कि सिर्फ चूमने से बच्चा नहीं आ जाता, समझी? बहुत कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक मासूम छोटा सा बच्चा हाथ में आता है। बच्चा चाहिए ना तुम्हें? कियारा का रंग उड़ गया था। शौर्य ने अपनी अंगरखी उतार दी थी। 1 साल से वह इस लड़की का बचपना सह रहा था, मगर आज वह अपनी भावनाओं में बह जाना चाहता था। इससे पहले कि वह उठकर बैठती, शौर्य उसके पास आ गया। उसने कियारा की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाईं और जैसे ही वह कियारा के और करीब आने लगा, कियारा की दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। पूरी रात वह अपनी मनमानी करता रहा। जब वह रोती और आंसू बहाती तो वह कहता कि बच्चा चाहिए ना। वह तुम्हें बच्चा ही तो दे रहा है, फिर तुम छोटे छोटे बच्चों की बातें करना। तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल उसकी तरह। आंखें तुम्हारी तरह, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी आंखें और मासूम सा वजूद। यह सुनकर कियारा को अपनी आंखों के सामने एक बच्चे की कल्पना होने लगती। लेकिन जब शौर्य की चाहत सहनी पड़ती तो वह तड़प कर रह जाती। आज वह 1 साल बाद बड़ी सुकून भरी नींद सो रहा था, लेकिन कियारा बेहद परेशान थी। पहली बार वह ऐसे रिश्ते से परिचित हुई थी। पहली बार उसने इस तकलीफ को सहा था। बच्चे की चाहत न होती तो शायद आज उसे करीब न आने देती, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बच्चा पाने के लिए इतनी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। उसे तो यह तकलीफ भी बहुत लग रही थी। बाकी आने वाली तकलीफों से तो वह पूरी तरह अनजान थी। वह नींद से बेहाल हो चुकी थी, इसीलिए करवट बदल कर सो गई। सुबह सबसे पहले शौर्य की आंख खुली। अपने बगल में कियारा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन कियारा का थका हुआ चेहरा देखकर उसे पूरी रात की बात याद आ गई। उसे कियारा पर फिर से प्यार आया। उसका बिखरा हुआ अस्तित्व भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब शौर्य ने उसके माथे पर चूमा तो वह चौंक कर उठ बैठी। शौर्य को अपने पास देखकर वह तुरंत पीछे हटी। उसके चेहरे पर एक डर छाया हुआ था। शौर्य ने पूछा कि क्या हुआ। वह रूठे लहजे में कहने लगी कि हाथ मत लगाना। शौर्य ने कहा कि देखो, जो कुछ हमारे बीच हुआ है ना, वह सब पति पत्नी के बीच में होता है। उसने तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं किया। और खबरदार, अगर तुमने माता या शरीना या किसी और से भी इस बात का जिक्र किया, ये बुरी बात होती है। ऐसी बातें किसी से नहीं करते। वह बहुत हैरानी से शौर्य को देख रही थी।
कहने लगी कि क्या सब लोग ऐसे ही करते हैं? क्या सब लोग अपनी पत्नी पर ऐसे ही जुल्म करते हैं? क्या राज ने भी शरीना के साथ ऐसा ही सब कुछ किया था? उन्हें भी इतना ही दर्द हुआ होगा ना? कितने बुरे हैं ना, आप भी और आपके भाई भी। कियारा की बचकानी बातें सुनकर शौर्य बस मुस्कुरा सकता था। उसने कहा कि सब ऐसा ही करते हैं और इसके बाद ही बच्चा आता है, समझी? कियारा के दिल में डर बैठ चुका था। शौर्य उठकर बैठ गया। उसने अपने कपड़े भी खुद निकाले, लेकिन कियारा की कमर में वाकई बहुत दर्द था। जब वह नहाकर तैयार हुआ तो उसने कियारा को नहाने का सारा तरीका समझाया और कमरे से बाहर निकल गया। कियारा के लिए सब कुछ बिल्कुल अलग सा था। उठकर उसने नहा लिया और कपड़े बदले। फिर कमरे से बाहर आई तो उसकी सास दासी से भोजन के लिए कह रही थी। उन्होंने कियारा से कहा कि बेटा तुम भोजन करो। कियारा ने भोजन किया। शरीना अपने बेटे को पकड़े उससे बातें कर रही थी। कियारा शरीना के पास आकर बैठ गई। शरीना के माथे पर शिकन पड़ गई। कियारा कहने लगी कि भाभी, वह इसे गिराएगी नहीं, वह बैठे बैठे इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ लेगी। उसे पता है कि आपने बड़ी तकलीफें सहकर बच्चा पाया है। आप डरती हैं ना कि अगर वह इसे लेकर खड़ी हो जाएगी तो यह गिर जाएगा। शरीना कहने लगी कि हाँ, क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो। तुम्हें नहीं पता कि औलाद बहुत कीमती चीज है और औरत कितनी तकलीफें झेलकर इसे पाती है, ये वही जानती है। कियारा कहने लगी कि वह भी जान गई है। लाइए इसे उसे दीजिए ना, वह इसे बहुत आराम से पकड़ेगी और यहाँ से उठेगी भी नहीं। शरीना ने बहुत सावधानी से अपना बेटा उसकी गोद में डाला। उसके हाथ, उसकी आंखें, उसकी मासूम हरकतें देखकर कियारा अपनी तकलीफ जैसे भूल ही गई थी। वह उसका हाथ चूमने लगी और कहने लगी कि कितना नरम है, बिल्कुल रुई की तरह। शरीना कहने लगी कि हाँ, बच्चे ऐसे ही होते हैं, नाजुक से। कियारा कहने लगी कि रात को उसके रोने की आवाज आ रही थी। शरीना कहने लगी कि हाँ, पूरी रात सोने नहीं देता, जागता रहता है। कियारा कहने लगी कि फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना भाभी, आप पूरी रात इसको लेकर बैठी रहती होंगी, देखती रहती होंगी। शरीना कहने लगी कि उसकी तो आंखें नींद से बंद हो जाती हैं। वह तो रात को राज को पकड़ा देती है कि अपना बच्चा संभालो, उसे सोने दो। शरीना का लहजा काफी हद तक ठीक हो चुका था। कुछ देर बाद ही कियारा ने शरीना को उसका बेटा वापस पकड़ा दिया। रात को जब शौर्य महल आया तो कहने लगा कि तुम इस सादे से हुलिये में क्या कर रही हो, जाओ तैयार होकर आओ। ये सुनकर कियारा का दिल किसी ने मुट्ठी में मसल दिया हो ऐसा लगा। वह कहने लगी कि नहीं, आज नहीं। उसे इतना डरा हुआ देखकर शौर्य कहने लगा कि वह आज उसे बाहर लेकर जाना चाहता है। भोजन बाजार में करेंगे, चलो तैयार हो जाओ। वह कियारा का डर दूर करना चाहता था। कियारा तैयार हो गई। वह उसे एक अच्छे स्थान पर ले गया। भोजन भी उसी की पसंद का मंगवाया था। फिर उसे एक सुनार की दुकान पर ले गया। कहने लगा कि कुछ भी पसंद कर लो, वह तुम्हें दे देगा। उसका लहजा प्यार से भरा हुआ था। कियारा कहने लगी कि उसे बस बच्चा चाहिए। शौर्य ने अपनी पसंद से एक कंगन खरीदकर कियारा को पहनाया और कहा कि वह भी जल्द ही आ जाएगा। उस रात शौर्य ने कियारा को कुछ नहीं कहा और न ही वह उसके करीब आया, मगर धीरे धीरे अब वह कियारा को अपने पास रखने लगा था। जब भी वह कमरे में आता उसे अपने साथ सुला लेता। अगर वह काम करता तो उसे अपने साथ बैठा लेता, अपना हाथ फैलाकर उसे अपने करीब कर लेता और उसका सिर पकड़कर अपने कंधे पर रख लेता। कियारा धीरे धीरे उसके स्पर्श से परिचित हो रही थी, लेकिन जब भी वह उसके करीब आता तो वह घबरा जाती। 1 महीने बाद कियारा की तबीयत खराब हुई। उसे बहुत उल्टियां हो रही थीं। शौर्य की माता उसे वैद्य के पास ले गई। जब वैद्य ने यह खबर सुनाई कि वह गर्भवती है तो कियारा बहुत खुश हुई। शौर्य की माता ने उसका वैसा ही ख्याल रखा जैसा शरीना का रखा था, लेकिन कियारा इस बात से अनजान थी। वह कुछ दिन बाद शौर्य से कहती कि हमारा बच्चा दुनिया में कब आएगा। शौर्य कहता कि बच्चा इतनी जल्दी नहीं आता, इसमें समय लगता है। वह कहती कि उसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, बताओ उसके जैसा होगा या आपके जैसा होगा। शौर्य कहता कि तुम्हारे जैसा होगा, बहुत मासूम और नासमझ। वह कहती कि वह नासमझ नहीं है। शौर्य हंसने लगता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसका पेट दिखने लगा। उसे अपना आप अजीब लगने लगा था। अब तो उसके पैरों में सूजन आने लगी थी। रात को टांगों में बहुत दर्द होता तो वह रोने लगती। शौर्य उठकर बैठ जाता और पूछता कि क्या हुआ है तुम्हें। वह कहने लगती कि पैरों में बहुत दर्द है, सहन नहीं हो रहा। शौर्य उठकर उसके पैर दबाने लगता। उसकी आंखें नींद से भरी होती, लेकिन वह उसके पैर दबाता रहता और कहता कि तुम सो जाओ। धीरे धीरे कियारा के दिल में भी शौर्य के लिए प्यार जागने लगा था।
वह उसका बहुत ख्याल रखता था और अपनी नींद की परवाह नहीं करता था। सिर्फ उसकी नहीं, शौर्य की जिंदगी भी बदल गई थी। अब उनके कमरे में छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें लगने लगी थीं। जब 7वां महीना शुरू हुआ, तब शौर्य ने उसे बच्चे की सारी खरीदारी करवाई। वह जिन कपड़ों पर हाथ रखती वह खरीद कर देता, जिन खिलौनों पर हाथ रखती वह खिलौने ले देता। लेकिन 9 महीने बीतने के बाद कियारा की हालत बदल चुकी थी। अपना आप उसे बहुत अजीब लगता था। करवट लेना तक मुश्किल था। अब उसे पता चल रहा था कि बच्चा क्या होता है। बच्चा वैद्य के पास जाकर ही नहीं मिल जाया करता। औलाद की नेमत क्या होती है, शायद औरत को तब पता चलता है जब वह इन पड़ावों से गुजरती है। बच्चा पैदा होने से पहले ही माता को अपने बच्चे से प्यार हो जाता है, क्योंकि वह उसकी हर हरकत को अपने शरीर में महसूस करती है। और इन सब पड़ावों से कियारा गुजर रही थी। औलाद पैदा होने से पहले ही औरत की त्याग शुरू हो जाती है। भोजन वह करना पड़ता है जिसकी बच्चे को जरूरत होती है। नींद से भरी हुई भी हो तो बच्चे की हरकत पर उठना पड़ता है। 9 महीने बाद जब प्रसव का दर्द उठा तो कियारा को लगा कि बस अब वह मर जाएगी। शौर्य की भी जान निकल रही थी। उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर वह बुरी तरह से घबरा गया था। जल्दी से अपनी माता को कमरे में लेकर आया। शौर्य की माता और शरीना उसे सहारा देकर बैलगाड़ी तक ले गईं और शौर्य की माता पीछे बैठ गईं। बैलगाड़ी चलाते समय शौर्य बार बार उसका हाथ पकड़ रहा था और कह रहा था कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यारा कहने लगी कि नहीं, वह मर जाएगी। आपको नहीं पता उसे कितना दर्द हो रहा है। उसे लग रहा है आज वह मर जाएगी। शौर्य की माता कह रही थी कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा। खैर क्यारा बार बार शौर्य का हाथ पकड़कर जोर से दबा देती थी। अपने दर्द को सहन करने के लिए कियारा ने शौर्य के हाथ का सहारा लिया। वह चुपचाप बैलगाड़ी चला रहा था और दूसरा हाथ कियारा के हाथ में था। वैद्य के पास पहुंचकर उसने जल्दी से उसे अंदर भेजा और फिर उसके दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। वह अपने बच्चे और कियारा की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। लेकिन जब वैद्य बाहर आए और उनके चेहरे पर उदासी देखी तो शौर्य की जान निकल गई। वह तुरंत उनके पास आया और पूछा कि मेरी पत्नी और बच्चा तो ठीक है न? वैद्य ने कहा कि आपको बेटा हुआ है और वह बिल्कुल ठीक है। लेकिन कियारा, यह सुनकर उसकी जान निकल गई। उसने कहा कि क्या हुआ मेरी पत्नी को? वैद्य ने कहा कि पता नहीं, प्रसव के समय वह बेहोश हो गई थी, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। हालांकि आमतौर पर औरतें होश में आ जाती हैं। फिर एक दासी एक छोटा सा बच्चा लेकर आई और शौर्य की गोद में डाल दिया। उसके आंसू बहने लगे कि कियारा को बच्चे का कितना शौक था और अब वह होश में नहीं आई थी। वह बेहद परेशान था। उसने बच्चे को प्यार किया और अपनी माता की गोद में डाल दिया। वह कहने लगा कि अब कुछ भी करके इसे होश में लाएं। वैद्य कहने लगे कि हमने अपनी सारी कोशिशें कर ली हैं। हमें तो यह डर है कि कहीं वह गहरी नींद में न चली जाए। पूरी रात बीत चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। बच्चे को शौर्य की माता ने ही दूध पिलाया था। राज और शरीना भी आ चुके थे और शौर्य के पिता भी। सभी को कियारा की चिंता थी क्योंकि उसे होश ही नहीं आ रहा था। उसे एक कमरे में रखा गया। वैद्य ने कहा कि हमें लगता है कि यह गहरी नींद में जा चुकी है। हम नहीं जानते कि इसे होश कब आएगा। ये सुनकर तो जैसे शौर्य का हौसला टूट गया। वह रोने लगा। उसने कियारा का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा कि कियारा आंखें खोलो। देखो भगवान ने कितना प्यारा सा बच्चा दिया है तुम्हें, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उठो ना, ऐसा नहीं करते ना। कियारा आंखें खोलो, देखो ना तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने के लिए कितना बेचैन हो रहा है। शौर्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। सबकी आंखों से आंसू ही बह रहे थे। बच्चा वाकई रो रहा था। शौर्य की माता की गोद में भी वह चुप नहीं हो रहा था। लेकिन कियारा तो ऐसी नींद सोई थी कि उठ ही नहीं रही थी, बस सांसें चल रही थीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शौर्य के माता पिता और राज, शरीना सब महल जा चुके थे। बच्चे को भी उसकी दादी लेकर चली गई थी, लेकिन शौर्य वहीं बैठा था। एक हफ्ते में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। दाढ़ी बढ़ गई थी और रो रो कर आंखें सूज गई थीं। बार बार वह उसके पास बैठता था और उसे उठाने की कोशिश करता था। उसे नहीं पता था कि कल तक उसे नासमझ लगने वाली लड़की आज उसके लिए जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। उसके बिना एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि अपना बच्चा भी अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब 1 महीना ऐसे ही बीत गया तो वैद्य भी निराश हो चुके थे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि इसे होश आएगा। अगर आप अनुमति दें तो हम इसे जहर दे देते हैं, क्योंकि आप अपनी पत्नी को क्यों तकलीफ में रखना चाहते हैं।
वह कहने लगा कि नहीं, यह खुद से सांस ले रही है, इसका मतलब यह जिंदा है। वह अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं करेगा। वह आपको पैसे दे रहा है ना, अपना सब कुछ उस पर लगा देगा। उसे यकीन है कि इसे होश आ जाएगा। बच्चा अपनी दादी का आदी हो चुका था। वह दादी की गोद में ही माता की ममता को तलाश कर रहा था। 1 महीना, 2 महीने, फिर 3 महीने बीत गए, लेकिन कियारा को होश नहीं आया। कभी कभी तो शौर्य अपने साथ अपने बेटे अंश को भी ले आता। उसे कहता कि यह तुम्हारी माता है, इसे माता कहो। उसे एक ही उम्मीद थी कि जब बच्चा कियारा को माता कहेगा तो वह जरूर जाग जाएगी। कियारा को भले ही शौर्य से प्यार हो या ना हो, लेकिन बच्चे से उसे बहुत गहरा लगाव था। गर्भावस्था के दौरान भी कियारा शौर्य से कहती रहती थी कि शौर्य, मेरा बच्चा मुझे माता तो कहेगा ना, जब वह दुनिया में आएगा तो सबसे पहले मेरा नाम लेगा ना। पता नहीं वह दिखने में कैसा होगा, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसकी नाक कैसी होगी। और आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी उसकी आंखों को अपने बच्चे को देखने की अनुमति नहीं थी। शौर्य बच्चे को कियारा के पास लिटा देता। बच्चा अपनी माता के कपड़े खींचता और फिर रोने लगता। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके रोने की आवाज सुनकर कियारा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। यह देखकर शौर्य के अंदर उम्मीद जागी। उसने बच्चे को और रुलाया। बच्चा बार बार कियारा के कपड़े को खींच रहा था, रो रहा था और रोते रोते कभी माता कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कियारा की आंखों की पुतलियां हिली हों। उसने जल्दी से दासी और वैद्य को बुलाया। वैद्य को कियारा के शरीर में हल्की सी हलचल देखकर थोड़ी उम्मीद हुई। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा अपनी माता को होश में ला सकता है। इसे हर दिन लाएं, इसे अपनी माता के पास लिटाएं। जब यह अपने बच्चे के स्पर्श को महसूस करेगी और उसके रोने की आवाज सुनेगी तो यकीनन जाग जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ था। शौर्य हर दिन अंश को लेकर आता और उसे भूखा लेकर आता। भूख के मारे जब वह रोने लगता तो उसे कियारा के साथ लिटा देता। जब वह रोता और माता कहता तो कियारा के बेजान शरीर में जैसे जान आने लगती। एक बार तो वह इतना रोया कि कियारा एकदम से उठकर बैठ गई। यह देखकर वैद्य भी हैरान रह गए और शौर्य भी। उसने तुरंत अपने रोते बच्चे को गोद में लेकर सीने से लगा लिया। वैद्य यह देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि यह ऊपर वाले की कृपा थी, वरना गहरी नींद के रोगी कई साल तक ऐसे ही रहते हैं और लोग तो उम्मीद ही छोड़ देते हैं। लेकिन शायद यह कियारा का अपने बच्चे के लिए प्यार था कि वह होश में आ चुकी थी। वह बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी। उसे तो यही लगा कि शायद अभी प्रसव हुआ है और कुछ घंटों बाद ही उसे होश आया है। लेकिन जब उसे पता चला कि वह पिछले 4 महीनों से बेहोश थी तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वह अपने बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी और चूम रही थी। शौर्य उसे देख रहा था। कुछ दिनों में वह ठीक होकर महल आ गई। शौर्य उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था। वह उसे अपने साथ लगाकर सोता था। उसे एक अजीब सा डर लगने लगा था कि कहीं कियारा उसे छोड़कर ना चली जाए। जब बेटा 3 साल का हो गया तब कियारा ने ही कहा कि आपको नहीं लगता कि अंश का कोई और भी भाई बहन होना चाहिए? शौर्य ने कहा कि नहीं, वह ऐसा नहीं चाहता। वह हैरान हुई और कहने लगी कि ऐसा क्यों? शौर्य ने कहा कि उसका बहुत बुरा अनुभव रहा है। सच में उसे लगता था कि उसकी भी जान निकल जाएगी। इतना कहकर वह कियारा को अपने सीने से लगाकर रो पड़ा। उसने कहा कि वह उसे नहीं खोना चाहता, बस एक बच्चा ही काफी है। लेकिन कियारा कहने लगी कि जरूरी तो नहीं कि जो पहले हुआ है वैसा ही हो। खैर, शादी को 7 साल बीत गए और उनके 2 बच्चे भी हो गए। लेकिन अब भी जब भी शौर्य को वह समय याद आता है तो वह कियारा को अपनी बाहों में भर लेता था। वह कहती रहती कि उसे सोने दो, क्यों परेशान कर रहे हो? वह कहता कि सो जाओ, बस उसके करीब रहा करो। जब तुम दूर होती हो तो उसकी जान निकलने लगती है। कियारा कहती कि शौर्य, आप कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, हटिए उससे पीछे। अगर अंश की आंख खुल गई तो क्या सोचेगा? अंश जो अब 5 साल का हो चुका था, जब भी अपने पिता के हाथ में अपनी माता का हाथ देखता तो अपनी माता का हाथ शौर्य के हाथ से हटाकर अपने हाथ में पकड़ लेता और कहता कि यह उसकी माता है। पिता, आप इन्हें हाथ मत लगाइए। वह गुस्से से शौर्य को घूरता था, मगर जब से वीर पैदा हुआ था उसने अंश की जगह ले ली थी। अंश अब शौर्य के साथ सोता था, मगर जब दोनों बच्चे सो जाते तो शौर्य बच्चों को एक तरफ लिटाकर कियारा को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता। कभी कभी तो वह परेशान हो जाती, मगर शौर्य की मनमानी के आगे हमेशा खुद को बेबस महसूस करती थी। उसके प्यार के आगे हार जाती थी। शायद हर औरत अपने पति के प्यार के सामने बेबस हो जाती है और अपना आराम तक भूल जाती है।